बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल व्यू में खुश आमदीद। मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आज DG ISPR, चेयरमैन NDMA और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारक ने जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है फ्लड्स की वजह से या जो लैंड स्लाइडिंग क्लाउड बर्स्ट की वजह से, उस पर ब्रीफिंग दी है मीडिया को, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर आज़म की हिदायत की रोशनी में वफाक सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर भरपूर अंदाज में अपना काम कर रहा है। NDMA, पाक फ़ौज और वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर अपना किरदार अदा कर रही है और बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई जा रही है। चेयरमैन NDMA की जानिब से जो बात कही गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उनकी जानिब से कहा गया है कि बारिशों और सैलाब से 670 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, 1000 के करीब ज़ख्मी हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 17 अगस्त से अब तक 25,000 लोगों को बचाया जा चुका है। 23 अगस्त तक बारिशों का ये 7वां स्पेल तेज़ रहेगा। DG ISPR ने भी इस मौके पर बात की। उन्होंने जो पाक फ़ौज का किरदार है तमाम तर सूरत हाल पर, उस पर रोशनी डाली और उस हवाले से ब्रीफ किया। उनका यह कहना था कि 6000 लोगों को इमदाद फराहम की जा चुकी है, डॉक्टर्स की टीमें तैनात कर दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्म अमल हैं। 6903 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बुनेर, जो कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ख़ासी मुश्किलात का सामना है, तो वहाँ पर 2 बटालियंस हमारी पाक आर्मी की इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। 20-20 लाख रुपए शहदा के लिए इमदाद का ऐलान किया गया है और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए बेहतरीन तिब्बी इमदाद की हिदायत वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई हैं। कुछ देर कबल वज़ीर आज़म बात कर रहे थे इमदादी इजलास से मुतालिक इजलास में उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें उनका यह कहना था कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जो बेहतरीन हिकमत अमली के तहत पाक फ़ौज समेत तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जो इदारे काम कर रहे हैं जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन शामिल है, उन समेत दीगर इदारों के किरदार को भी सराहा और उनका ये भी कहना था कि जल्द ही वो मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। यकीनी तौर पे जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है, मज़ीद बारिशों के स्पेल आने हैं। सितंबर के हवाले से कहा जा रहा है कि बड़े ज़ोरावर किस्म के 2 स्पेल होंगे, तो इससे हम किस तरह से नबर्द आज़मा हो सकते हैं। मेरा पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उसका तारुफ करवा देती हूँ, फिर हम इस डिस्कशन को आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ मौजूद हैं शनीला अमार साहिबा, बहुत शुक्रिया शनीला आपका। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और आगा इकरार हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका। रशीद साफ़ी साहब, इमदादी सरगर्मियाँ कार्रवाइयाँ जारी हैं, कोऑर्डिनेशन भी नज़र आ रही है, भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म हर चीज़ की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन टाइम तो लगेगा। जो तबाही है वो काफ़ी लार्जर स्केल पर है। जी शुक्रिया नाज़िया, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। ये क्लाइमेटी इतनी शिद्दत की है कि इससे किसी एक हुकूमत का, मैं कल भी आपके प्रोग्राम में ज़िक्र किया था, या किसी एक सूबे का या किसी एक वफाकी इदारे की बस की बात नहीं है, बल्कि अब हमने इस मसले को अगर वाकई हल करना है तो फिर इसके लिए हमें कौम बन के इस मसले का हमने मुकाबला करना है। और देखिए 2022 में जब सैलाब आया तो जो इब्तिदाई तखमीने थे, जो बिल्कुल मुहतात अंदाज में जो तखमीने थे, वो 30 अरब डॉलर की पाकिस्तान को नुकसान हुआ था माली। जो जानी नुकसान है उसके तो कोई तलाफ़ी नहीं है, एक जान की कोई कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। अभी तक लाख कोशिशों के बावजूद और हुकूमत पाकिस्तान का जो है वफाक ने अपना पेट काट के जो 2022 के सैलाब की बहाली की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें अब भी 15 से 16-17 अरब डॉलर की बदस्तूर काम पेंडिंग है। हुकूमत कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक हम मुकम्मल बहाली के अमल में 2022 के सैलाब से नहीं निकले हैं। अब ये सैलाबी कैफियत जो शुमाली इलाक़ाजात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाक़ों में जिससे ये तबाही मची है, जिसका आपने बड़ी तफसील से बात की कि वज़ीर इत्तलात और DG ISPR और चेयरमैन NDMA ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन बातों को अब दोहराने के लिए मैं इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं समझता कि पूरी कौम उससे आगाह हो चुकी है, आपने भी उसकी तफसीलात बता दी। अब हम इस वक्त भी बुनेर में और शुमाली इलाक़ाजात के जो मुतासरा इलाक़े हैं वहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी है। गोचे कुछ जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, जिस तरह खिदमत फाउंडेशन का हमें बार बार जिक्र करना पड़ रहा है,
وہ انتہائی سرحد کے ساتھ اور پوری جو انسانی ہمدردی کے تحت ان کی سرگرمیاں جاری ہے، اور اس سے بڑھ کے جو عوام ہے انہوں نے اپنے منہ کا نوالا تقسیم کر کے بنیر اور سوات اور دیگر علاقوں کی بحالی میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور ڈال رہے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ اس کا تخمینہ بھی اس وقت نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے جو وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کے جو ایک حکمت عملی پہ کار فرما ہے، یہی اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم ایک قوم بن کے اس وقت ہم تقسیم کی سیاست میں نہ پڑے، ہم صوبائی اور لسانیت میں نہ پڑے، تب ہی ہم کسی نہ کسی حد تک سیلاب کی جو مالی جو نقصانات ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کو ختم پھر بھی ہم اکیلے نہیں کر سکتے۔ حکومت پاکستان اپنے تمام وسائل اگر صرف بنیر ضلع کی بحالی میں بھی جھونک دے تو تب بھی بنیر کی بحالی میں سالوں لگیں گے، بلکہ میری نظر میں دہائیاں لگیں گے۔ فصلیں تباہ ہو چکی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، روڈیں بہہ چکی ہے، ندی نالوں کا اور آبپاشی کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اب اس کا جس طرح آپ نے تھوڑی سرسری اس کا ذکر بھی کیا کہ اب سیلابی پانی جو ہے وہ میدانی علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر قدرت نے کرم کیا اور بارشوں سے مزید نقصانات نہیں بھی ہوتے تو جو کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں جتنا پانی زمین پہ گرا ہے، اب ظاہر ہے پانی نے تو اپنے ایک مقام تک پہنچنا ہے، اور وہ جو روایتی جغرافیہ ہے سیلاب کا، ہم جانتے ہیں کہ جو دریائے سندھ سے منسلک جتنی بھی علاقے ہیں، خیبر پختونخوا سے شروع ہو کے ساحل سمندر تک، کراچی کے ساحل سمندر تک، ان تمام علاقوں کو ان سیلابی پانیوں سے نقصان پہنچے گا۔ ہم نے دیکھا کہ سندھ جو ہے ایک وقت میں پورا دلدل بن چکا ہے، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ اس طرح کی کیفیت ہو۔ تو اب یہ دائرہ جو ہے صرف بنیر یا خیبر پختونخوا یا گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر تک اس سیلاب کا محدود نہیں رہا ہے، اس کا دائرہ جو ہے مزید بڑھ رہا ہے۔ ہمیں قوم کی طرح ایک اجتماعی کوشش کے تحت اور ایک جو شعوری طور پر ہم نے اپنے شعور کو اجاگر کرنا ہے، اور ہم نے کلائمیٹ چینج کو مسئلہ سمجھ کے نہ صرف یہ ریسکیو کا کام پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، بلکہ اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن کا جو مشکل مرحلہ ہمیں درپیش ہوگا، اور اگر اللہ نے کرم کیا مزید بارشوں سے نقصانات نہ بھی ہوئے تو اس کے بحالی میں بھی ہمیں دہائیاں لگیں گے۔ لہٰذا اب ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ پورا پاکستان ایک آواز ہو کر، ایک سوچ ہو کر سیلاب کی تباہ کاریوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش میں حکومتی اداروں کا ساتھ دیں اور آگے کی پلاننگ بھی ہم کر سکیں جو لانگ لاسٹنگ بھی ہوں۔ شنیلا، کس قدر خوبصورت مثال ہمیں نظر آتی ہے، وفاق صوبائی حکومت کے ساتھ بھرپور کام کر رہا ہے، پھر وزیر اعظم بارشوں اور سیلاب سے نقصانات اور امدادی کارروائیوں سے متعلق جو بھی اجلاس ہوتا ہے اس میں وہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کی ایک لائن جو میرے کانوں میں 2-3 دن سے گونج رہی ہے کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، یہ عوام کی خدمت کا وقت ہے۔ تو بڑے باشگاف انہوں نے الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ اس وقت کوئی بھی سیاست نہیں کرے گا، کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی، کوئی بھی آپ نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر ایک قوم کی طرح ہمارے سارے ادارے متحرک ہیں، پوری قوم اس وقت ہمیں متحرک نظر آ رہی ہے ان تمام بہن بھائیوں کی مدد کے لیے جو کہ شدید مشکلات کا شکار ہیں اس وقت۔ بہت شکریہ نازیہ۔ نازیہ، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ تو اپنے آپ کو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ عوام کے خادم ہیں، اور جب بھی کبھی ایسا کوئی موقع نظر آیا، جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسے جب بارش ہوتی تھی اربن فلڈنگ ہوتی تھی وہ خود جا کے موقع پہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ناکاسی آپ کا جو نظام ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں، یہاں سے پانی نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا۔ پھر جب 2022 میں پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی تھی اس وقت جو سیلاب آیا تھا تو وہ ہر جگہ پہ پہنچ رہے تھے، امدادی کارروائیوں کو مانیٹر کر رہے تھے، لیکن یہ جو اس دفعہ سکیل ہے یہ بہت بڑا ہے۔ جو پچھلے 2022 میں جن لوگوں کی گھر تباہ ہوئے تھے، جن کے نقصانات ہوئے تھے، ابھی تک ان کا ازالہ نہیں ہو چکا۔ جو سندھ کے اندر جن کے گھر بار تباہ ہوئے تھے، بلاول بھٹو اب ان کو گھر بنا کے بھی دے رہے تھے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی میں بارش ہوئی تو کراچی ڈوبا ہوا ہے، اس کے بعد ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آگے سندھ کے جو اندرون سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو بارشیں ہونی ہیں ان کے بعد وہاں پہ بھی تباہی ہونی ہے۔ بنیر ہو گیا، سوات ہو گیا، آج
जो DGISPR थे उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की 90% सड़कें खत्म हो चुकी हुई हैं, तो अब तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना है, उस पर बड़ा पैसा लगेगा आपका। और पाकिस्तान की जो मईशत है वो तो बार बार इन नुकसानात की मुतहम्मिल हो ही नहीं सकती। हमें तो दुनिया की सपोर्ट चाहिए इसके लिए। वैसे तो ये हमारी वजह से है भी नहीं, जो दुनिया के अंदर जो कार्बन एमिशन हो रही है उसकी वजह से पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें जो फेस करनी पड़ रही हैं, तो दुनिया को हमारी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी वसाइल हैं वफाकी हुकूमत के पास, वो तमाम उसमें लगा रहे हैं। पॉइंट स्कोरिंग की आप बात करें ना सियासत की, देखें यही वफाकी हुकूमत थी, यही पंजाब की हुकूमत थी और यही फ़ौज थी जिसको जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी वो हमेशा उनको गाली निकाल रही थी, उन पर तनकीद करती थी, उनके खिलाफ हर बातें करती थी। लेकिन आज जब उनके ऊपर मुसीबत आई है तो उस हुकूमत के साथ ये पंजाब भी खड़ा है, वफाक तो खड़ा ही है। उसके बाद फ़ौज जिस तरह काम कर रही है, हमारे जवान जा रहे हैं वहाँ पे, पुल जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, सड़कों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलों को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आवाम ज़्यादा उन इलाकों से निकल के महफूज मकामात के ऊपर आ सके। तो इसी से देखना ये चाहिए कि जब ऐसा कोई मौका होता है तो तमाम कौम इकट्ठी होती है। अभी भी अगर आप PTI को देखो तो अपनी रवायती सियासत के ऊपर काम कर रही है। आज भी उनके जो वजीर खजाना थे मुजम्मिल असलम, में उनकी ट्वीट देख रही थी कि कराची की बारिश के ऊपर उन्होंने तंज किया हुआ था। ये मौका नहीं है कि आप कराची की बारिशों के ऊपर ये बात कहें कि कराची सारा डूब गया, हमारे पेशावर का निकासी आपका निज़ाम बहुत अच्छा। कल सब ने देखा कि पेशावर सदर डूबा हुआ था, वहाँ पे जो ताजिर थे उनका कितना ज़्यादा नुकसान है, जो कपड़े के ताजिर थे पेशावर सदर में बैठते तो उनका करोड़ों का नुकसान हो गया। तो ये आपने देखा है कि बुनेर के अंदर जो हालात हुए, सवात के अंदर जो हालात हुए, वहाँ पे जो टिम्बर माफिया ने सारे जो दरख्त काटे हुए थे वो सारे दरख्त बह बह के उन पानियों के अंदर आए, तो पता चल रहा है कि वहाँ पे कैसे ये दरख्त काट के ये जो उसकी स्मगलिंग हो रही थी और ये सारा काम हो रहा था। फिर जो दरियाओं के अंदर जो होटल्स बने हुए थे वो किन्होंने बनाने की इजाज़त दी थी? इन्होंने दी थी। अगर पॉइंट स्कोरिंग की जाए तो इनका नकम्मापन, इनकी नाअहली तो सामने हुकूमत ला सकती है, वफाकी हुकूमत ला सकती है, पंजाब की हुकूमत ला सकी। तो इनको ये चाहिए कि ये इस वक्त इस सियासत को छोड़ें, ये दूसरे सूबों के साथ वफाकी हुकूमत के साथ काम करें, बहाली का काम करें। पिछले दिनों आप कह रहे थे हमारे पास तो बड़े फंड है, हम तो वफाक को कर्ज देने के लिए तैयार, और आज आप कह रहे हैं कि वफाक हमें फ़ौरन हमारे इमदाद दे, वफाक हमारी मदद करे, वरना हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि जब आप मुश्किल में आएंगे तो आपको किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है, तो अच्छे वक्त में आप हर वक्त तनकीद में मत रहें। लेकिन वो अच्छे वक्त में भी तनकीद कर रहे होते, वो बुरे वक्त में भी तनकीद करते हुए सीख नहीं रहे हैं। तो ये मौका है कि आप सीखें कि जब कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो कैसे हमने मिलकर साथ चलना होता है। शायद यहीं से आपकी कोई सियासी तरबियत हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि PTI की हुकूमत या PTI के जो लीडरान है कभी भी वो सीखेंगे किसी भी मौके से कि हमने कैसे इकट्ठा होकर चलना है। शनीला, आपने बात की ना रवैये के हवाले से, तो कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस तरह की बयानबाजी हो रही है, उस पर भी सियासत हो रही है, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी ज़र्फ़ के मुताबिक काम कर रहे हैं, हम अपनी ज़र्फ़ के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो उनको जो कर रहे हैं वो उनको करने दें। डॉक्टर साहब, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में क़यामत सुगरा गुजर गई। आप देखिए किस कदर वहाँ पर नुकसान हुआ है, बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े बुज़ुर्ग, घर, फसलें, जानवर, हर चीज़ वहाँ पर तबाह हो गई। क्या ऐसे मौके के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो निश्तर वो बरसा रहे हैं इस वक्त, क्या ये बेहतर रद्द अमल है? क्योंकि कल भी इस पर हम बात कर रहे थे, तो उनका जो बयान सामने आ रहा है वो ये कहते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है इमदाद की, हम ये अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन फिर उनका यह बयान बदलता है जिसमें वो कहते हैं कि हमें वफाक से जो है वो मदद की ज़रूरत है। तो कम से कम इस वक्त पॉइंट्स की उरंग नहीं होनी चाहिए जब आपका पूरा सूबा इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला हो। मैं नाज़िया शुक्रिया, यहाँ से बात शुरू नहीं करना चाहता था जो आपने सवाल किया, अगरचे इसे टच करना चाहता था। अब आपने मजबूर कर दिया है कि ये रास्ता दिखा दिया है, तो मैं एक दो बातें तमहीदन अर्ज़ करके इसकी वजह जो मेरी समझ में आती है आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपको याद है, ये अभी आपने बयानात का जिक्र कर दिया गंडापुर साहब का कि कल तक वो कर्ज़ दे रहे थे वफाकी हुकूमत को, आज कह रहे हैं मदद दें। एक बात। फिर यही असद कैसर साहब जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के साथ है और PTI के साथ, वो ये कह रहे थे कि दुनिया जहान से इमदाद पाकिस्तान को आई और हुकूमत पाकिस्तान अभी तक टेंडर नहीं कर सकी कि फ़लाँ काम कर सकें। खुदा का खौफ करो, वो कहना ये चाह रहे थे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। यार, क्लाउड बर्स्ट पे कौन सा अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है? आप क्या फजूल बात कर रहे हो? और जो सबसे बड़ी बात है उमर अयूब की, कल भी मैंने कहा था कि जब इंडिया जैसे बदतरीन दुश्मन के साथ
اور انڈیا کی جارحیت تھی پاکستان پر. تو اس مرحلے پر اس شخص نے کہا کہ پاکستان کے پاس پیٹرول ہوگا, میزائل ہوں گے تو حملہ کرے گا نا, ورنہ تو پھر ہمیں پتہ ہے اس کا نتیجہ. اور اس مرحلے پر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انڈین ٹیلی ویژن چینل سے پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا تھا کہ باہر سے ہم حملہ کر رہے ہیں, اندر سے تم کر دو. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے طرز عمل سے یہ لوگ واضح کر رہے ہیں کہ وہ قوم کا حصہ نہیں ہیں, وہ کچھ اور ہیں, وہ کوئی اور ایجنڈے پر ہیں, کوئی اور کام کر رہے ہیں. پھر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جان بوجھ کر یہ لوگ بینکرپسی کی طرف لا رہے تھے تو یہ پھر الزام تو نہیں ہے, اس کے تو پیچھے مقاصد ہے. اچھا, اب یہ آپ کی سوال کی وجہ سے میں نے اتنی تلخ بات کر لی. 2-3 باتیں ہمیں اس یہ جو آفت آئی ہے اور جو ہم نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نقصان کو ہمیں سبق بنا لینا ہے تاکہ ہم اس کے بعد آنے والے نقصان سے بچ سکیں. تباہی کا اسکیل واقعی بہت بڑا ہے, اسے بہت آسانی کے ساتھ ہم پورا نہیں کر سکتے. تو پھر ہمارے سامنے ٹارگٹ 2 ہونے چاہیے. ایک, جن علاقوں میں تباہی ہوئی ہے وہاں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا اور متاثرین کی بحالی. اس کام میں ہمیں حکومت اپنی جگہ پر اور این جی او سیکٹر کو مدد اس کی لینی چاہیے, بالکل ایسے ہی جیسے حکومت پنجاب اخوت کی مدد لے رہی ہے لوگوں کو باروزگار بنانے میں. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سر وہ. ہاں, اسی انداز میں جیسے الخدمت ہے یا اور جو بھی تنظیم ہے, ان سب تنظیموں کا آپ ایک گروپ بنائیں اور سسٹمیٹک کام کریں. وہ کام جو الخدمت کر رہی ہے وہ کوئی اور بھی کرے, وہ کوئی اور بھی کرے, ایسا نہ کریں. اس کو آرگنائز کر کے ان وسائل کا زیادہ بہتر استعمال کر کے ان علاقوں کو ڈیولپ کیا جائے. اس میں حکومت بھی کام کرے, اس میں یہ سیکٹر بھی کام کرے, لیکن وسائل ضائع نہ ہوں اور اس کو بحال کیا جائے. اس کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آنے والے, ابھی ہمیں معلوم ہے کہ ستمبر کے آخر تک یہ سلسلہ چلنا ہے. اگر ستمبر کے آخر تک یہ سلسلہ چلنا ہے تو پھر ہماری ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جن جن علاقوں میں ہمیں یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے وہاں ہم کوئی ایسے انتظامات ابھی سے کرنے شروع کر دیں کہ نقصانات کا سکیل کم ہو جائے, انسانی جانوں کا نقصان کم ہو جائے, زرعی زمین کی تباہی کم ہو جائے, انفراسٹرکچر کی تباہی کم ہو جائے. یہ کام اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ بڑی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تو ہمارے پڑوس میں چین بیٹھا ہوا ہے, چین نے کبھی اپنا یعنی دامن ایسے مواقع پر نہیں چڑھایا. ہم چین سے تعاون ٹیکنالوجی کا بھی لے سکتے ہیں, اور بھی کوئی تعاون کی ضرورت ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اپنے دوست ممالک ہیں, ترکی ہے, سعودی عرب ہے, اور امریکہ بھی میرے خیال میں کہ ان مواقع سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. تو ہمارے ان کے ساتھ جو بہت خوشگوار معاملات ہیں ہمیں انہیں بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور فوری ٹارگٹ جیسے بحالی اور انفراسٹرکچر کی بہتری, فوری ٹارگٹ جیسے کہ آنے والے دنوں میں جس تباہی کا اندیشہ ہے اس کے نقصانات کو منیمائز کرنا. اور لانگ ٹرم یہ ہے کہ آئندہ کے زمانوں میں, آئندہ کے برسوں میں جو تباہی ہو سکتی ہے یا جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے پہلے سے انتظام. اور یہ کام نہایت سنجیدگی کے ساتھ, نہایت تیز رفتاری کے ساتھ اور کسی سیاسی تفریق سے بالا تر ہو کے ہمیں یہ کرنا ہے. اور اس کام میں بھی ہمیں این جی او سیکٹر سے مدد لینی چاہیے. صرف وہ این جی اوز نہیں جو ہمارے سامنے اس وقت متحرک ہیں, ملک میں این جی اوز کا جال بچھا ہوا جو کام کرتی ہے ان سب کو ہمیں انوالو کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو ابھی شریلا کہہ رہی تھی کہ وہ جو فنڈ ہے جو یعنی تباہی کا اس وجہ سے یہ جو ماحولیات کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے, اور جو قاہرہ میں جو معاملات ہوئے تھے اس کو بھی انگیج کر کے
ان کو بھی یاد دہانی کرائیں Yes. کہ تم لوگوں نے یہ وعدے کیے کیے تھے, ہوئے ایک تمہارا وعدہ ہے اور یہ ایک تمہاری طرف سے آنے والی تباہی ہے, اس کا روکنے کے لیے اب ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایویکویشن کی بات کی نا, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ عوام کا شعور اور عوام کا تعاون بھی اس میں بڑی شدید نوعیت کا درکار ہوگا. آپ کو یاد ہوگا 2022 میں بھی انتظامیہ لوگوں کو ان علاقوں سے نکالنے کے لیے اپیلیں کرتی رہی, وہاں ان کے گھروں میں جاتی رہی, لیکن لوگ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یقینی طور پہ گھر بار چھوڑنا اور اپنے مال مویشی کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے, لیکن جان جو ہے نا اس کو بچانا فرض اولین ہے. آغا صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کہی. ظاہر ہے ہر شخص میں یہ جذبہ ہے اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کا جو کہ اس وقت تکلیف میں ہیں, جو کہ اس وقت کرب میں ہیں, اور اپنے گھر بار سب لٹا بیٹھے ہیں اور بے رحم موجوں کی نظر سب کچھ ہو گیا ہے. لیکن یہ سب چیزیں بڑی نظم و نسق کے ساتھ بڑے منظم انداز میں ہونا بڑا ضروری ہے. جس طرح سے وزیر اعظم نے ابھی الخدمت فاؤنڈیشن کے کردار کو بھی سراہا, کس انداز میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے, وہ کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں تاکہ متاثرین تک جو امداد ہے وہ پہنچے صحیح معنوں میں؟ بہت شکریہ نازیہ. پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں. دیکھیں جو امداد پہنچانا ہے وہ تو ہوتی ہے پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری. ٹھیک ہے. اور ویسے میں یاد کرا دینا چاہتا ہوں یہ کے پی کی پروونشل گورنمنٹ کو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی پروونشل گورنمنٹ کا ہی سبجیکٹ ہے. اگر آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کرے یا کوئی پیسے دے تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہیں. بہت کلیئر ہے اس کے بارے میں 18ویں ترمیم. جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں وہ سارے کے سارے اب پروونشل سبجیکٹ ہیں. یہ بات بہت کلیئر ہونی چاہیے. اب آپ آ جائیں امداد کو پہنچانا, وہ بھی ذمہ داری ہے پروونشل گورنمنٹ کی, لیکن جب سڑکیں ہی نہ ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے شارٹیج استعمال کرنی پڑتی ہے ہیلی کی, اور وہ بھی جو ہے وہ یعنی کہ جہاں پہ ہو سکے گی وہ ہوئے گی. سبجیکٹ وہاں پہ آ جاتا ہے جہاں سے ہم نے بات کا سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا. یہ ہو کیوں رہا ہے. 2010 کا جب سیلاب آیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے کے جو یو این جو اپنا ہیڈ تھے اور وہ ایک امریکن بہت بڑی ایکٹرس تھی وہ آئی تھی, تو اس زمانے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ یہ جو انسانی تاریخ جو ڈاکومنٹری تاریخ ہے اس کا سب سے بڑا سیلاب ہے. پھر 2022 کے بھی سیلاب میں یہی لفظ استعمال کیے گئے. صافی صاحب کو نام یاد آ گیا, وہ کہہ رہے ہیں انجلینا جولی آئی تھی. میں اس کے ساتھ رپورٹنگ. بات یہ ہے کہ ہم نے کیا سیکھا. 2006 میں بھی ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا, اربن فلڈ آیا تھا کے پی میں. ہم نے کیا سیکھا. 5% گورنمنٹ کہتی ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہمارا جو ہے کور ہے ٹری کور ہے, جبکہ آپ گوگل کو فالو کریں سوری وہ 2.6% یا اس سے کچھ زیادہ بنتا ہے. ہم اور جو ٹمبر کی بھی اپنا ہماری بہن نے بات کی کہ وہ جو پانی اب ٹمبر لے کے نیچے آ رہا ہے جو کاٹ کے اوپر رکھی ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. کیا سیکھا ہم نے؟ ہم اسی طرح شیف کرتے رہے اپنے پہاڑوں کو. کلاؤڈ بسٹنگ کے لیے 2 منٹ مجھے فالتے دے دیجیے گا کیونکہ میں پورا سمجھ کے آیا ہوں ایک آدمی سے یہ ہے کیا. جناب فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو یعنی کہ مونسون ہے نہ جاتا ہے کاراکورم میں جاتا تھا اور نہ اپنا ہندو کش میں جاتا ہے. اب تباہی کاراکورم میں بہت بڑی ہوئی ہے اسکردو والی, کیونکہ ٹیمپریچر وہاں پہ 33-34 تھا. اوپر سے جب ٹھنڈا بادل آیا ہے جو کہ فروزن تھا, جب وہ اس کو یکدم اتنی گرمی نیچے سے ملی ہے وہ باسٹ کر گیا. دس از کلاؤڈ بسٹنگ. بڑا ٹیکنیکل مشکل سا نام ہے, میرے دماغ میں نہیں آ رہا, جو میرے ایک دوست جو میٹ کا ایکسپرٹ اس نے بتایا. یہ ہے کلاؤڈ بسٹنگ, کیونکہ آپ نے ٹریز ختم کرنی ہے. ٹیمپریچر یکدم لینڈ کا ٹیمپریچر یکدم رائز ہو جاتا ہے, جب اس پہ شعائیں پڑتی ہیں سورج کی امیڈیٹلی وہ رائز ہو جاتا ہے. ایک ٹری کا جو ایک کور تھا وہ ہے ہی نہیں. ہم نے کچھ نہیں سیکھا. ہم وہاں ہی کھڑے ہیں جہاں پہ ہم 2010 میں کھڑے تھے, 2022 میں کھڑے تھے, کیونکہ جو ٹمبر آئی ہے نیچے یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اور یہ بھی پھر میں یہ کہوں گا یہ بھی پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کہاں ہے ان کے پروونشل گورنمنٹ؟ کے پی کے بار بار اس کا ایک عام آدمی ایک عام انسان جو ہے وہ اپنا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا فیس کر رہا ہے, لیکن ذمہ داروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ایگزیکٹلی. آپ جب تک اس ملک میں آپ نہیں بڑھائیں گے کور نہیں بڑھائیں گے ٹریز کا, کلاؤڈ بسٹنگ جو کہ صرف اور صرف ہمیلے کے حد تک ہو سکتی تھی یا ہوتی تھی, اب وہ آپ کے جو ہے وہ ہندو کش اور اپنا اس میں یعنی کہ چلی گئی ہے کاراکورم میں. یہ بہت ڈینجرس بات ہے, کیونکہ یہ 2 آخری بات یاد رکھیے. ایک بات, ہندو کش اور کاراکورم ٹوٹلی سلٹڈ ایریاز ہیں, مٹی والے.
जब वहाँ पे क्लाउड बस्टिंग होती है तो ट्रिलियंस ऑफ पाउंड जो मिट्टी है, मैं अभी पढ़ के आया हूँ, वो आती है आपके सिंध में, जो कि आपके चोक करेगी, आप ऑलरेडी चोक करना शुरू कर गई है, आपके जो डैम्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, ये सारा एक बहुत बड़ा एक साइकिल है, और वो साइकिल शुरू होता है जनाब आपका जो 5% बकौल आपके कह रहे हैं, हमारा जो अपना हमारा हमसाया मुल्क है 12% 18% है उसका कवर, जो बाकी जो हिमालयस के कंट्रीज हैं उनका 20 से 22% है, और आप 5% कहते हैं, जबकि गूगल कहता है वो 2.6% है। ठीक है, साफी साहब मैं वापस आऊँगी। आगा साहब ने एक बात कही, मैं इस आगे बात को बढ़ाना चाहती, लेकिन ये बात भी की जाना बड़ा ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि इमदाद की फराहमी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सूबाई हुकूमत की है। सूबाई हुकूमत की कैसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? वो तो जलसे जुलूसों में मसरूफ़ हैं। अभी आपको पता होगा उनकी जो मरकज़ी रहनुमा है वो जुलूसों में मौजूद थे, तो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? फिर किस तरह से तयन होगा? इस वक्त ये जलसे जुलूसों का वक्त है। नाजिया देखिए, हमें जो रियासत के ज़िम्मेदार इदारे हैं उनके आज बड़ों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी DGI-SPR और NDMA के चेयरमैन और फिर हुकूमती नुमाइंदे और तर्जुमान अताउल्लाह तारड़ साहब, उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कई दफ़ा बता चुके हैं कि ये वक्त सियासत के लिए मौजू नहीं है। तो बेहतर है कि हम इस प्रोग्राम में भी ज़्यादा सियासत को मौजू अगर हम ना बनाए तो मुनासिब होगा। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है कि KP हुकूमत की ये इस्तिताअत है ही नहीं। नॉर्मल हालात में अली अमीन गंडापुर साहब अपने ज़िले जाने से कासिर है, उनसे लॉ एंड ऑर्डर की जो अमूमी सूरत हाल है वो कंट्रोल नहीं हो रही, करप्शन वहाँ पे ज़ोरों पे है, टिम्बर माफिया बेकाबू है, ये तमाम बातें हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये अगर हुकूमत पाकिस्तान के तमाम मशीनरी बशमूल सूबाई हुकूमतें, तमाम वफाकी इदारे अगर मिल भी ले और मिल के भी तो इस आफत से निमटने की कोशिश करे तो तब भी टाइम लगेगा। ये किसी एक सूबे के बस की बात है ही नहीं। शनीला, मुख्तसरन आपसे जवाब चाहूँगी इस मामले के ऊपर। जब बात कर रहे थे आगा साहब डैम्स के हवाले से, तो डैम्स की तामीर के साथ साथ जो मौजूदा डैम्स हैं उनकी सफाई का काम भी बड़ा अहम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि जो वाटर स्कार्सिटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम उसका शिकार हो जाएंगे आने वाले वक्त में, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर किया जा सके। नाज़िर, मैंने कल भी यही बात की थी कि एक्चुअली मिसमैनेजमेंट हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है ना, कि हमने डैम्स, छोटे बड़े डैम्स यहाँ पे बनने चाहिए, वो नहीं बन रहे। जो पहले से नदी नाले उनकी सफाइयाँ नहीं हो रही, जब उनके अंदर गंद इकट्ठा हो रहा था तो वो ब्लॉकेज हो जाती है, रास्ते उनके बंद हो रहे हैं। जहाँ पे दरिया कहीं पे खुश्क हुआ है वहाँ पे फ़ौरन ही तामीरात शुरू हो गई, जबकि दरिया अपना रास्ता नहीं भूलता, 10 साल बाद उसने वहीं से गुजरना है। नदी नालों के इर्द गिर्द जो है वो आबादियाँ जो बननी शुरू हो गई हैं। तो ये वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आबी ज़खायर बनाएं, ताकि जो मानसून के दिनों में पानी आता है उस पानी को हम कर लें, तो आगे हमारे वो काम आएगा। और फिर हमारे यहाँ पे जो पानी की शॉर्टेज होती है वो आगे जाके नहीं होगी, जब फिर फसलों के लिए पानी नहीं होता, आपके घरों के लिए पानी नहीं होता, और फिर मानसून आता तो इतना पानी होता है कि वो संभाला नहीं जा रहा होता। तो प्लानिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अभी आपने से पहले भी बात की थी कि एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, दूसरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। क्या इस वक्त आवाम की आगाही के लिए ये भी बात की जाना ज़रूरी है कि वो बिला वजह इन इलाकों का रुख ना करें? क्योंकि हमने देखा सयाहों की एक बड़ी तादाद, आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में वो किस तरह मुश्किलात का शिकार हुए, बहुत सी कीमती जाने गई। ये दुख होता है और देख के ये अवॉइडेबल है। ये बिल्कुल, देखिए आपको सफ़र की मनसूबाबंदी तो हालात और मौसम की सूरत हाल देख कर करनी चाहिए, दुरुस्त। और आपको मुसलसल ज़राए इब्लाग से इस बारे में मालूमात भी मिलती हैं। हेल्पलाइंस मौजूद हैं, हेल्पलाइंस मौजूद हैं, वेबसाइट्स मौजूद हैं, उसे पेश नज़र रखें और ऐसा ना करें कि जब आपको ख़तरा हो कि कुदरती आफत आ सकती है, बारिशें और सैलाब आ सकता है, तो उस तरफ जाएँ। लेकिन इसके साथ ही आवाम की एक ज़िम्मेदारी और भी है, जो अभी शनीला जिक्र कर रही थी, आलूदगी से बचाने की कोशिश करें सोसाइटी को, बड़ा ज़रूरी और बुनियादी काम ही यही है कि आप आलूदगी से बचाएं और अपने लेवल पर जितनी शजरकारी कर सकते हैं करें, और एक ऐसा निज़ाम बन जाए कि हर आदमी एक NGO हो, अपने इलाके को साफ रखे, अपने लोगों को कोई ख़राबी कर रहा है तो उसको आगाह करे, उसे रोकने की कोशिश करे, और ख़ास तौर पर ये जो प्लास्टिक की आलूदगी है इससे बचें। बहुत बड़ी तबाही का ज़रिया ये प्लास्टिक की आलूदगी। बिल्कुल ठीक। आगा साहब, अवेयरनेस के हवाले से बात अभी की गई, तो उसके हवाले से हुकूमत वक्त कैंपेन तो चला रही है, लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है, आप सोशल मीडिया पे भी हो या यहाँ पर भी हो, मेन मीडिया के ऊपर भी। मज़ीद क्या किया जा सकता है? मुख्तसरन आपसे चाहूँगी।
देखिए आज जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जो शजरकारी की मुहिम शुरू की है, जो उन्होंने कहा वही किया जा सकता है। आपको बहरहाल शजरकारी करना पड़ेगी, वरना खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, ये जो अब इन्वायरमेंटल चेंजेस आई हैं ये आप बहुत इससे ज़्यादा खौफनाक तरीके से फेस करेंगे। आपको हर सूरत में प्लांटेशन करना पड़ेगी, और प्लांटेशन जितनी भी आप कर सकते हैं वही इस मुल्क को बचा सकती है, क्योंकि हमारी आबादी का अपना टेम्परेचर 240 मिलियन की आबादी का अपना एक बहुत बड़ा टेम्परेचर है, और उसके बाद आप दरख्त भी काट रहे हैं। और जैसे कि हमारे दोस्तों ने बताया है कि पानी के नालों को और तमाम वाटर कोर्सेज को बंद करके आप उस पर कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, और आप इतनी महंगी महंगी कॉलोनीज में चले जाए। मैं हैरान हो जाता हूँ कि उन्होंने ऑर्नामेंटल अपने घर के अंदर पौधे तो लगाए होंगे, दरख्त आपको नहीं मिलेगा। क्यों? ये बड़ी माइंडसेट चेंज हो गया है। एग्जैक्टली बहसियत तो काम हम अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को तैयार किया जा सके। आने वाला वक्त मौसमियाती तब्दीलियों के लिहाज से कुछ अच्छा नहीं होगा। ये अभी से ही प्रेडिक्शंस हैं, इससे पहले भी बहुत बात की जाती रही है, लेकिन अब वक्त आ गया कि हंगामी बुनियादों पर इस पर इकदाम किए जाएँ। दूसरे टॉपिक की जानिब जाऊँगी जनाब। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हथियारों के कंट्रोल, अदम फैलाव और तखफीफ असलहा पर मुशावरत हुई है। 18 अगस्त 2025 को बीजिंग में दो तरफा मुशावरत का 10वां दौर मुनक्किद हुआ, जिसमें दोनों फ़िरक़ैन पाकिस्तान और चीन ने आलमी और इलाकाई अमन सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। ख़ास तौर पर जनूबी एशिया की जो सूरत हाल है उस पर बात हुई। मुशावरत का अगला दौर 2026 में इस्लामाबाद में होगा, इस पर हम बात करेंगे। और फिर इस पर भी बात होगी कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी 21 अगस्त को पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उनका ये दौरा कितना अहम होने वाला है, अपने पैनलिस्ट से इस पर राय लेंगे। साफ़ी साहब, सबसे पहले तो जो मुशावरत हुई है दोनों फ़िरक़ैन की, ये कितनी अहम है और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इससे रिक्वायर्ड हैं? देखिए, ये तमाम तैयारियां दरअसल SCO का जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसकी तैयारियां है, और पाकिस्तान ने इस दफ़ा और चीन ने दोनों ने मिल के कोशिश की कि तहफ़ीफ़ असलहा की दोनों ममालिक और दोनों रियासतों का जो एक विज़न है कि असलहा की जो दौड़ है और उसको गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ावा ना दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के अपने मारूज़ी हालात हैं। हमारे जो मगरिबी साइड पे, जो मशरक़ी साइड पे जो हमारा एक दुश्मन ऐसा बैठा है जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इक़दामात उठाने पड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, सबसे अहम बात तो ये है कि आपने जिस तरह कहा कि वांग यी पाकिस्तान से पहले इंडिया में इस वक्त मौजूद है, गुज़िश्ता 2 दिनों से वो वहाँ पे मौजूद है, और इंडिया के साथ उनके कई जो हल तलब मसाइल है उस पर उनकी बात हो रही है, और कल परसों वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, और उसके बाद शायद वो अफ़गानिस्तान का भी एक मुख्तसर दौरे का इरादा रखते हैं अगर सिक्योरिटी सूरत हाल ने इजाज़त दी तो। ये तमाम चीज़ें जो है SCO की तैयारी है। हम ये जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मिलने जा रहे हैं सदर शी जिनपिंग से, उनकी 1-on-1 मुलाकात, उसके वाज़े इम्कानात रोशन हैं, क्योंकि चीन चाहता है कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक और बायलैटरल ताल्लुकात को आगे बढ़ाए, और SCO का फोरम ही इस मकसद के लिए बना है कि मेंबर ममालिक जो है वो एक दूसरे की सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की सरहदों का एहतराम, एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी ना करना, ये तमाम चीज़ें जो है SCO के प्लेटफार्म और SCO के आने वाले इजलास के एजेंडे में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान अपना केस इंतहाई मजबूती के साथ बना रहा है, और हमें उस बात का इंतज़ार है कि जब वांग यी साहब कल परसों यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, उसकी तरफ से क्या एलामिया जारी होता है, और फिर जब वज़ीर-ए-आज़म साहब SCO के इजलास में अपनी टीम की क़यादत करने जाएंगे, और वहाँ पे गालिब इम्कान यही है कि उनकी सदर शी जिनपिंग से जो 1-on-1 मुलाकात होने जा रही है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते के लिए मुलाकात एक इंतहाई अहम इक़दाम होगा। ठीक, शनीला, ये जो मुशावरत हुई है अभी बीजिंग में, इससे एक बात तो समझ आती है कि दोनों ममालिक जिनकी सोच में काफ़ी यकसानियत पाई जाती है, पाकिस्तान और चीन, ये तखफीफ़ असलहा और उसके अदम फैलाव में इक्वली यकीन रखते हैं, जिससे मुंसलिक है जनूबी एशिया का अमन भी, उसकी तरक्की भी, उसकी खुशहाली भी। नाज़िया, देखें आप, अगर कि चाइना ऐसे किसी तनाज़े में पड़ता ही नहीं है दुनिया के अंदर, अगर देखा जाए तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो होता है ना माशी तरक्की के ऊपर होता है। दुनिया के साथ वो कनेक्टिविटी चाहता है, मईशत को अपनी बढ़ाना चाह रहा है।
पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है उनका भी यही मतवा नज़र है कि हम अपनी मैशत को बेहतर करें, हम दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। पाकिस्तान ना किसी पे जहारियत करता और ना ही किसी जहारियत को सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें असले की इस दौर में पढ़ना पड़ता है इंडिया की वजह से। फिर जो फितनातुल हिंदुस्तान है, फितनातुल ख़वारिज हैं, उनके साथ निपटना पड़ता है, तो उसके लिए हमें ज़ाहिर असले लेना पड़ता है और ये पाकिस्तान के ऊपर एक बर्डन ही होता है। ज़ाहिर अगर ये ना हो तो हम उसको किसी और मद में खर्च करें, कोई डेवलपमेंट के कामों वगैरह में उन चीज़ों के अंदर खर्च करें। तो पाकिस्तान तो चाहता है कि दुनिया के अंदर असले का जो है अदम फैलाव हो, तहफ़ीफ़ असला की तरफ हम जाएं, लेकिन मजबूरी आ जाती है। तो चाइना के साथ देखें, हम मैशत वो भी सी पैक का पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट लेके आए हैं, वो सी पैक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान दिफाई तौर पे भी मजबूत हो, पाकिस्तान माशी तौर पे भी मुस्तहकम हो, क्योंकि उसी की वजह से उनके प्रोजेक्ट यहाँ पे बेहतर तरीके से चल सकेंगे। तो पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती बड़ी पुरानी है और बहुत सी चीज़ों के ऊपर ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, हमेशा चाइना ने उसको सपोर्ट किया है। तो अगर ये इस चीज़ के ऊपर भी मिल के चलना चाह रहे तो कोई ना कोई सोच होगी, कोई ना कोई उन्होंने प्लानिंग की होगी, किसी ना किसी हिकमत अमली के तहत ही ये चीज़ जो है वो करना चाह रहे होंगे। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब बाकायदा अलामिया आएगा, मुआहिदा होगा, उसकी चीज़ें सामने आएगी, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको असेस कर सकेंगे कि क्या चीज़ है। ठीक, डॉक्टर साहब, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी के जो अपकमिंग उनका दौरा है, उसके आप टेंजिबल आउटकम्स क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी होंगी जिसमें वो शरीक होंगे, तो क्या टेंजिबल आउटकम्स लग रहे हैं आपको? अच्छा, ये प्रेडिक्शन ना करें तो बेहतर होगा, लेकिन मेरे ख़्याल में जो अभी जहाँ बात रोकी है शनीला ने, हमें वहाँ से बात शुरू करनी चाहिए। ठीक है। देखिए, तख़फ़ीफ़ असला अगर इस खित्ते में होता है, उसका नतीजा क्या निकलेगा? टेंशन कम हो जाएगी। ये जो खित्ते में एक रोग स्टेट के तौर पे इंडिया मौजूद है, अगर हम उसे भी इंगेज कर लेते हैं, उसमें चीन की कोशिशें भी शामिल हों, पाकिस्तान की भी हों, इलाकाई दीगर ममालिक हैं उनकी भी हों, और आलमी क़ुव्वतों के भी हों, और हम इस तख़फ़ीफ़ असला कम से कम असले की तरफ चले जाएं और असले के ढेर लगाने की आदत तर्क कर दें जो इंडिया कर रहा है, तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में ये होगा कि ये जो पैसे बचेंगे, जो वसाइल बचेंगे, वो इस्तेहकाम पर, अमन पे, कारोबार पर, मयार ज़िंदगी की बेहतरी पर, उस पे खर्च होंगे, खुशहाली पे खर्च होंगे। तो पाकिस्तान और चीन बुनियादी तौर पर यही सोच रहे हैं और इसी नेक सोच को आगे बढ़ाने के लिए तख़फ़ीफ़ असला का कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, शेयर्ड तरक्की का भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इकनॉमिक कॉरिडोर और BRI भी यही है। इसके नतीजे में ये पूरा खित्ता नहीं, पूरी दुनिया एक दूसरे से मुंसलिक हो जाए इक़्तिसादी तौर पर, और एक दूसरे के दस्तो बाजू बन जाए और खुशहाली को फ़रोग़ दें। यही तख़फ़ीफ़ असला का बुनियादी ठीक है। आगा साहब, ये तो बात किसी भी शख्स से बालातर है ना कि दोनों ममालिक जो हैं वो खित्ते में अमन के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान ने भी बारहा भारत को कहा कि आए कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात पर बात करते हैं, खित्ते में जो है वो अमन सबसे बड़ी एक होनी चाहिए हमारी ख्वाहिश। इसी तरह से चीन ने भी भारत को ये कहा कि तसादुम के बजाय जो तिजारती मामलात हैं उसको आगे लेकर चलें। तो आपको लगता है कि ये इस पर अमल दरामद हो पाएगा? देखिए जी, जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर है, वो मेरे ख्याल में मैं उसको टाइटल दूंगा कि ही इज़ ऑन ए विजिट ऑफ पीस इनिशिएटिव इन द रीजन, क्योंकि इंडिया में भी उन्होंने यही मैसेज दिया है कि इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग अस एज ए एडवर्सरी वी कैन बी पार्टनर्स। उसके बाद आप जो असले को कंट्रोल की बात कर रहे हैं, मैनेज करने की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली कायनेटिक पावर ऑफ बैलेंस जो है वो हमने नहीं तय करना होता है, वो हमारे एडवर्सरी जो हमारा नेबर है वो हमसे तय करवाता है। अगर वो चीज़ें ख़रीदेगा तो हमें खरीदनी पड़ेंगी। वो किसी वक्त हम पे हमला कर सकता है, उसे करके दिखाया है और मुँह की खाई है। और अभी भी अज़ाइम अच्छे नहीं जी, अभी भी अज़ाइम अच्छे नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना का जो ट्राइलेटरल डायलॉग है वो भी ड्यू है, और वो जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान में भी जो आ रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इस खित्ते में इस वक्त वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। और हमारे यानी कि आप समझे कि किसी हद तक मैं कह सकता हूँ कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से
انجیکٹ ہو رہی ہے. یہ ہے اس وقت سب سے بڑا خطرہ. اور ان کی چائنیز فارن منسٹر کی 1-to-1 ملاقات بھی اجیت ڈوول جو انڈین NSA اس سے ہوئی ہے, جو شخص جو ہے وہ اس پورے خطے میں تباہی, بربادی اور ٹیررزم کا آرکیٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی اس کو یہی پیغام دیا گیا ہوگا کہ اس خطے کو ایز اے لانچنگ پیڈ آف ٹیررزم اگینسٹ پاکستان مت استعمال کریں, میرا یہ خیال ہے. لیکن بہرحال دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اگر ٹرائلیٹرل ٹاکس ہوتی ہیں افغانستان, چائنا کی, پاکستان کی, اور جو یہ ان کی ٹاکس ہوں گی پاکستان میں, ان کا مین فوکس جو ہوگا وہ ٹیررزم ہوگا پاکستان کے خلاف. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا, آپ لوگوں نے اپنی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, آپ کا بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.